सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, आजकल की सियासी सूरत हाल अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो आप तमाम लोग बाखूबी समझते हैं कि आजकल सियासत में हो क्या रहा है। अवाम का कंधा एक बार दोबारा यूज़ करने की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है। अवाम का कंधा पहले भी यूज़ किया जाता रहा। किस तरह? जब भी इलेक्शन आते हैं, हमारे यहाँ बहुत दफ़ा इलेक्शन आए, हमने 7 डिकेड्स गुजार दी इस मुल्क में। जब भी इंतखाबात आते हैं, आप देखें कि किस तरह जो 2-3 पार्टियों ने कब्जा किया हुआ हमारे मुल्क को या चिपके हुए हमारे मुल्क के सियासत के साथ, और आगे चाहते हैं कि उनके बच्चे ही आगे आए सियासत में। यानी आपका पढ़ा लिखा बच्चा, हमारा पढ़ा लिखा बच्चा, किसी का पढ़ा लिखा बच्चा आगे आके सियासत में आके अपने काबिलियत के जौहर नहीं दिखा सकता। ये चाहते हैं कि मरूसी सियासत ही चलती जाए। ये चाहते हैं कि जो सियासत इनको मिली विरासत में कि माँ बाप पहले सियासत करते रहे, सियासत के नाम पे इबादत नहीं करते रहे, सियासत के नाम पे वो वाली पॉलिटिक्स करते रहे, जिस टर्म को मैं अक्सर कहती हूँ कि लोग कहते हैं तुम मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहे हो। यानी सियासत की टर्म जिसको लोग इबादत कहते रहे, उस टर्म को इन्होंने इतना गंदा कर दिया, इतना मैला कर दिया, इतना डर्टी कर दिया कि लिटरली इसको डर्टी पॉलिटिक्स बना दिया कि लोग अब गाली के तौर पे यूज़ करते हैं। माजरत के साथ कहूँगी कि मैं गाली का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ कि गाली के तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं। यार मेरे साथ पॉलिटिक्स ना करो, तुम मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहे हो। अरे ये पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? ये पॉलिटिक्स की जो टर्म है कितनी नेगेटिव कर दी, किसने कर दी? मैं अक्सर पूछती हूँ, आपने कर दी, मैंने कर दी, हमने कर दी? नहीं, उन्होंने कर दी जिन्होंने पॉलिटिक्स में आकर कदम रखा, अपनी कुर्सी का, अपने इक़्तिदार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और अवाम की मासूमियत को कैश करवाया, अवाम के जज्बात को कैश करवाया, अवाम की फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ खेला, अवाम के कंधों पे बंदूक रख के चलाई। ये वो लोग हैं जो अब भी बाज नहीं आ रहे। अब ये चाहते हैं कि अपने अपने अब्बास को बचाने के लिए अबू बचाओ तहरीक समझ लें, कुर्सी बचाओ तहरीक समझ लें, इक़्तिदार दोबारा बहाल करने वाली तहरीक समझ लें कि अपोजिशन बेंचों से किसी तरह आके दोबारा हम हुकूमती बेंचों पर आके बैठ जाए, जहाँ पे ना कोई एहतसाब हो, ना कोई नैब का इदारा हो, ना कोई एक्टिव हो। जजेस अब इनको वो वाले मिल नहीं रहे जिनके रिकॉर्ड सामने आ चुके हैं कि जब जजेस से पूछा जाता था, बल्कि जजेस इनसे पूछते थे कॉल करके, क्या हुक्म है मेरे आका, कैसा आपको चाहिए फैसला, किस टाइप का फैसला आप चाहते हैं, आपके हुक्म के मुताबिक फैसला लिखा जाएगा और वो फैसला जब आप कहेंगे मेरे आका वो सुनाया जाएगा। अब जजेस माशाल्लाह कहूँगी, नज़र ना लगे कि हमारे यहाँ जजेस भी इतने ज़्यादा खरे सच्चे आ रहे हैं जो अपने ओहदे के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं कि वो अपने ओहदे को नहीं बेचते, अपने ओहदों को उन सियासतदानों के सामने गिरवी नहीं रखते, ऐसे बड़े बड़े लोगों के सामने या पैसे के सामने नहीं झुकते, वो सिर्फ सही फैसले करते हैं। और ये चीज़ नाजरीन इनके यहाँ जाके लगी है और यहाँ से इनको कंफ्यूज कर चुकी है। अब इनको समझ नहीं आती कि इसको हैंडल कैसे किया जाए। ये एहतसाब से भागना चाहते हैं, ये सच्चाई से भागना चाहते हैं, ये खरे लोगों से, एहतसाबी बातों से भागना चाहते हैं। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि वो पुराना पाकिस्तान जहाँ पे सब कुछ हमारी मंशा के मुताबिक, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, हमारी विशेस के मुताबिक होता था, हमारे ख्वाबों के मुताबिक होता था, वो सब कुछ दोबारा कैसे हो। या फिर एक ओपन वर्ड्स में मैं कहना चाहूँगी कि वो जो मज़े ख़त्म हो चुके हैं, वो जो हाय मज़े हैं ना, वो इनके दोबारा किसी तरह लौट आएँ। अब इनको लौटते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो लिहाजा एक अच्छा सिंपल वे उन्होंने क्या अपनाया कि काम करते हैं, दोबारा मासूम अवाम उसके कंधे पर रखते हैं बंदूक, चलाते हैं गोली, लेकिन अवाम को हमेशा की तरह कुछ नहीं मिलने वाला। सब कुछ इन्हीं को मिलेगा, इनकी आने वाली नस्लों को मिलेगा। खुद ही बड़े बड़े घरों में रहेंगे, आराइशों के साथ, हर फैसिलिटी वहाँ पर होगी, लग्जरीज होगी, लग्जरियस लाइफ होगी। वहाँ पे हमने देखा कि कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं, जहाज़ों में सफ़र करते हैं, हेलीकॉप्टर्स में सफ़र करते हैं। अवाम उनके पास, बहुत से लोगों को नाज़रीन मैं जानती हूँ, मेरा बड़ा दुख होता है, कुछ लोगों को मैं जानती हूँ, स्टूडेंट लाइफ के ज़माने से जानती हूँ कि अक्सर बच्चे होते हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। अब जिनके माँ बाप ने उनको गाड़ियाँ लेके दी हुई हैं वो गाड़ियों पे जाते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, बड़े यकीन के साथ आपको बता रही हूँ कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी सफ़र नहीं करते, वॉकिंग डिस्टेंस अगर थोड़ा सा हो तो धूप में 25 मिनट की, 30 मिनट की वॉक करते हैं कि हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के टिकट के पैसे हैं ये बच जाएँ। और सोचिए ये सियासतदान ऐसी आवाम को यूज़ करना चाहती है। वो लोग जो टिकट के पैसे तक बचाते हैं, चल लेते हैं, अपनी टांगे दुखाने पर आ जाते हैं, धूप को बर्दाश्त कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि किसी तरह ये थोड़े से पैसे हमारे बच जाएं, हमारी कोई और ज़रूरत पूरी हो जाए,
हमारी जो किताबें हैं, हमारे जो तालीम के अखराजात हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो सोचिए, इस कौम को ये दोबारा पागल बनाना चाह रहे हैं, इनका कंधा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और इन द एंड फ़ायदा किसका? आपका फ़ायदा किसका? मेरा फ़ायदा किसका? हम सबका, या सिर्फ इस एक मखसूस तबके का जिनको हम कहते हैं सियासतदान तबका, जो करता है पॉलिटिक्स, वो वाली पॉलिटिक्स जो मैंने आपको क्लियरली बता दी। अच्छा जी, मरियम नवाज साहिबा हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मरियम नवाज साहिबा को बहुत दुख है, बहुत अवाम का दर्द खाए चला जा रहा है। और मरियम, आप इतना सोचती हैं अवाम के बारे में, लिटरली मुझे तो तरस आ रहा है आपकी हालत पे। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते टीवी पे आके, मेरे ख्याल से टीवी बंद होता तो तब भी आप अवाम के बारे में सोचती रहती। हाय अवाम, हाय अवाम, हाय अवाम, बेचारी गरीब अवाम, गुर्बत में पिसी हुई अवाम, महंगाई में पिसी हुई अवाम, कैसे अवाम अपने पेट्रोल के जो रेट्स हैं उसको बर्दाश्त करती होगी, कैसे अवाम रोटी खाती होगी, कैसे अवाम सब्जी खरीदती होगी, अवाम क्या करती होगी, गरीब के बच्चे को फ्रूट मिलता होगा, दूध मिलता होगा, अनाज मिलता होगा, दाना पानी मिलता होगा। मरियम, आपको इतनी फिक्र, लेकिन तब क्यों हुई फिक्र? जब बल्ले वाले आए, जब आपके वालिद मोहतरम वजीर आजम थे, तब आप रोटी को चोची कहती थी, पानी को वानी कहती थी। मरियम नवाज साहिबा, तब कहाँ थी आप? तब ये अवाम थी, इसकी फिक्र आपको नहीं थी, आपको तब कोई फिक्र नहीं थी। फिर आपके वालिद मोहतरम जब नाअहल होते हैं, फिर जीटी रोड पे अपना दिल हाथ में रख के जाते हैं और पूछते हैं बड़ी मासूमियत से, मैंने क्या किया, मुझे क्यों निकाला? अवाम बताएगी कि उन्होंने क्या किया, अवाम बताएगी कि उन्हें क्या निकाला। जिस अवाम का कंधा इस्तेमाल किया, उसी अवाम के आगे सिंपथी कार्ड फेंक रहे हैं आप लोग। इस किस्म के लोग हैं आप। जब आप आईना देखते हैं, कैसे फेस करते हैं आप लोग अपने आप को तन्हाई में कैसे फेस करते हैं, ये ज़रा सोचिएगा। और अगर मौका मिले तो बताइएगा भी। मरियम नवाज का क्लिप है कुरतुलैन, ज़रा वो क्लिप चलाइएगा। अवाम की अदालत में मुजरिम ठहरेगा, ऐसी बातें करी है मरियम नवाज, जो कि 3 बार इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की बेटी रह चुकी हैं। और वो जो 3 बार का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, जब वो अपनी करतूतों की वजह से नाअहल होता है तो उसको वो पूछता है लोगों से जाके कि मैंने क्या किया, मुझे क्यों निकाला, ये फैसला मेरे खिलाफ क्यों आया। और अवाम से पूछने के लिए निकला और अवाम से पूछता चला गया। और अवाम का जो जम्मे गफ़ीर था, जो इतना सा था, इनके बकौल वो जम्मे गफ़ीर था इतना सा, जिसमें से आधी अवाम इनका तमाशा देखने आई हुई थी कि इनको आखिर नाअहल क्यों किया गया। मैंने खुद रिपोर्टिंग की, ऑन रिकॉर्ड ये बातें थी। वो क्लिप बहुत वायरल था, तमाम लोगों ने देखा, शेयर किया ट्विटर पर, फेसबुक पे। और आप लोगों ने आईना देखा कि उस अवाम ने, जो जीटी रोड पे आप कह रही थी ये अवाम हमारे फैसले को के खिलाफ है कि ये फैसला क्यों हमारे खिलाफ आया, हमें सपोर्ट करने आई है ये अवाम, कि आखिर नवाज शरीफ को नाअहल क्यों किया गया। उसमें से आधी अवाम, बल्कि आधे से ज़्यादा मैं यकीन से कहती हूँ, आपका तमाशा देखने आई थी कि नवाज शरीफ साहब, हर उरूज को जवाल होता है, जवाल के बाद नवाज शरीफ साहब की शक्ल पर तासुरात क्या होंगे, कितने पसीने छूटेंगे जो आपके छूटे हुए थे, नज़र आ रहे थे। और आपकी बेटी आज बातें करती है अवाम की, अवाम के दर्द की, अवाम के जज्बात की, कि उनको बड़ी तकलीफ होती है बजट पर। मुझे ये बता दें कि जब आपके अब्बा जी आलू के रेट्स पता नहीं क्या बताते रहे, और आलू के रेट्स थे क्या मार्केट में, उनको 5 रुपये किलो मिलते रहे और वहाँ पे 22, 23, 24 रुपये किलो आलू मिल रहे थे, तो तब आपने अपने अभी अब्बा जी को कभी नहीं बिठा के समझाया? बंद कमरे में बिठा के समझा देती, ड्राइंग रूम में बस बिठा के समझा देती, टीवी लाउंज में टीवी देखते हुए समझा देती कि अब्बा जी आप क्या कर रहे हैं। अब आप तमाम चीज़ें इमरान खान साहब को, उनकी हुकूमत को, PTI वालों को समझाने क्यों आ गई? बीबी, आप लोग तो खुद अपने दुश्मन हैं। आप लोग जिस तरह की शख्सियात हैं और जो आपका वतीरा है, जो आप लोगों का तौर तरीका है, आज जैसे लोगों को यकीन जानिए दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे लोगों को मुखालिफिन की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के लिए काफ़ी है मरियम नवाज साहिबा, कि अब आप खुद आईं और आपने प्रैक्टिकली साबित कर दिया कि आप चाहती क्या हैं। अवाम क्या बेवकूफ़ है? अवाम को आप लोग स्टूपिड समझते हैं? क्या समझते हैं कि अवाम में शऊर नहीं है, अवाम में आगाही नहीं है? और असर और रसूख इस्तेमाल करके आप चली गई होंगी किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके, फिर डॉक्टर भी ना बन सकी। जो यहाँ पर अवाम है वो मेरिट पर जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। गरीब के बच्चे, रेडी बानों के बच्चे, हम लोगों ने इस तरह की बातें रिपोर्ट की हैं कि वो टॉपर्स होते हैं बोर्ड के। वो कौन से बच्चे होते हैं? जो ज़हीन होते हैं, जिनका IQ लेवल होता है, जो कम पैसों में, गुर्बत में, 2 वक्त की रोटी खाए बगैर तालीम मैदान में अपनी काबिलियत के जौहर दिखाते हैं, मेरिट अचीव करते हैं बड़े बड़ी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों के। और वहाँ की फ़ी देने के लिए भी, जो मैंने शुरू में एग्जांपल दी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की टिकट नहीं लेते, चल के जाते हैं कि पैसे हमारे बच जाएंगे जिसको हम सेव कर लेंगे अपने गले में डाल के, और एंड में हमारी किताबें खरीदने के काम आ जाएंगे। उन बच्चों को, उन कौम को जो टीवी देखने वाले, उनको आप लोग पागल बनाते हैं। या तो आप लोग बहुत मासूम हैं, या आप लोग लिटरली पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। दूसरा, मुझे पता है बजट के बारे में बातें हो रही हैं, बजट आ गया, क़यामत टूट पड़ी अवाम के ऊपर, बेचारी अवाम, गरीब अवाम, हाय अवाम, हाय अवाम, ये मुल्क दुश्मन बजट है, मुल्क दोस्त बजट नहीं है। मुझे पता है कि आप लोगों ने मुल्क दोस्त बजट कब दिया था? क्या गुर्बत ख़त्म हो गई थी आपके दौर में? क्या तब? बड़ी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते नाज़रीन इस तरह की बातें जब मैं पढ़ती हूँ, देखती हूँ, सुनती हूँ, या फिर आगे आपको बताती हूँ। क्या हमारे मुल्क में
ऐसे वाक़यात पेश नहीं आए जब माओं ने खुदकुशी कर ली, बच्चों को भी मार दिया? क्यों मार दिया? क्योंकि रोज़ रोज़ के फाके नहीं देखे जाते थे माँ से। ठीक है, गलत किया, बहुत गलत किया, लेकिन क्यों किया? उस नहज तक उनको पहुंचाने वाला कौन था? एक माँ जो अपने हाथों से अपने बच्चों का गला घूंटती है, गुर्बत से तंग आके, फाकों से तंग आके, कि रोज़ाना भूखे पेट बच्चा सोया हुआ नहीं बर्दाश्त होता, उस माँ की ममता बर्दाश्त नहीं कर पाती, खुद भी खुदकुशी करती है, बच्चों को भी मारती है। क्या ये लोग इस काबिल है कि ये आए और दोबारा अवाम का दर्द काढ़िए खेलें? इनको शर्म नहीं आती? इन्हीं के लिए शायद कहा गया है कि शर्म तुमको मगर नहीं आती, शर्म तुमको मगर नहीं आती। और फिर आप बताते हैं कि बजट ये वो, तजावीज़ देना बीबी, मरियम बीबी तजावीज़ क्यों नहीं देते? बस आते हैं, तनकीद बाराए तनकीद करनी होती है, हवा में तीर आपने चलाने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना होता है कि आना है किसी तरह, क्या कहते हैं, मंजन बेचना है, हमने चूरन बेचना है और चले जाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी तरह जो हमारे जगह पे आके बैठ गए, जिनके बारे में आपको लगता था आपकी जगह नहीं बैठ सकते, बस किसी तरह आवाम के सामने खड़े होकर उनको गंदा करना है, उनकी बुरी बातें करके चले जानी है, और बाद में आपको तजावीज़ नहीं देते। बताएं ना कि बजट में क्या गलती थी? ये तो पैसे यहाँ रखे गए, ये यहाँ होने चाहिए थे, वहाँ होने चाहिए थे। कोई आप तजावीज़ दें और बड़े अच्छे तरीके से मुल्क के बारे में बात करें, मुल्क के बारे में तजावीज़ दें। तजावीज़ देने के बाद फिर आप लोग, मेरे ख्याल से अगर मुल्क के बारे में बात होती है, इकोनॉमी के हवाले से बात होती है, हमारी मईशत के हवाले से बात होती है, तो अगर आप वाकई चले बजट मान लेते हैं कि मुल्क दुश्मन है, आप लोग तो मुल्क दोस्त हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो यहाँ पर आप आके पीटीआई की गवर्नमेंट को, जो कि नई नई गवर्नमेंट है, पहली बार ही उनको मशवरा दे दें। आपने मशवरा पीटीआई को नहीं देना, आपने मशवरा पाकिस्तान को देना है, पाकिस्तान की मईशत को देना है, पाकिस्तान के खजाने को देना है। अगेन आई वुड से कि मरियम नवाज, आपने मशवरा उस गरीब अवाम को देना है, उनके किचन के बजट को देना है, उनके साथ जो पेट लगा है उस पेट को देना है, जिनके बारे में आप दर्द का इजहार आए दिन करती हैं। और आपकी शक्ल पे कितना दर्द होता है मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। परवेज़ रशीद साहब है नाजरीन, वो भी कुछ कह रहे हैं, उनका ज़रा क्लिप चलाइएगा कुरतुल्लाह। पहली बात नाज़रीन देखें कि रस्सी जल गई मगर बल ना गया। सुना मैंने आपने ये मुहावरा, बिल्कुल सूट बैठता है, इनके ऊपर फिट आता है कि ये क्या कह रहे हैं कि रस्सी जल गई मगर बल ना गया। ये मैं क्यों कह रही हूँ? परवेज़ रशीद साहब कह रहे, परवेज़ रशीद साहब अब आप वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं हो। जब आप इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे आपके साथ क्या किया आपकी पार्टी ने? सबको सब चीज़ें याद है आपको, ये याद करवा दूँ पूरा प्रोग्राम करके। और आप, मुझे तो वैसे परवेज़ पे तरस भी आता है, बड़े मासूम है, वाकई मासूम है भाई। पहले आप बली चढ़े, कुर्बानी का बकरा बने कि साजिशें आपकी पार्टी के बड़े लोग कर रहे थे हमारे मुल्क को गंदा करने के लिए, आगे लगा दिया आपको, कुर्बानी का बकरा बन गया आप, रेजिग्नेशन आ गया आपका। याद है ना आपको? ये दोबारा पूरा डिटेल्ड प्रोग्राम करके आपकी मेमोरी आपको रिकॉल करवाऊं परवेज़ रशीद साहब, आप तो खुद बड़े मासूम हैं, आप दोबारा इनके हत्या चढ़ के अपने पार्टी के बड़ों के दोबारा को बकरा बना के आगे लगा दिया। जब टाइम आएगा ठुड्डा मार के साइड पे करेंगे, वो खुद क्लियर हो जाएंगे, दूध में से बाल की तरह निकल आएंगे। आप कैसे बार बार सामने आ जाते हैं? और अभी आप बातें करें हॉर्स ट्रेडिंग की। नाज़रीन छोटी छोटी पार्टियां, इन्होंने कहा ये तो छोटी छोटी जमातें, इन्होंने बोला है अगर ये ऐसे नहीं चलेगा, देख रहे हैं, अगर ये बोल न्यूज़ देख रहे हैं तो मैं उन छोटी छोटी जमातों के बारे में उनसे मुखातिब हूँ। ये साहब कह रहे हैं जिनका नाम है परवेज़ रशीद, जो कह रहे हैं कि छोटी छोटी जमातों की हमायत हासिल है। परवेज़ रशीद साहब, तकब्बुर बड़ी बुरी चीज़ है, उरूज से ज़वाल पे आते देर नहीं लगती। और आप लोग तो एग्जाम्पल हैं, आप लोग जिनको कहते थे कुछ कर ही नहीं सकते क्रिकेट खेलने के अलावा, वज़ीर आज़म बन गए। अब आप मुझे बताएं कि अब आप किसी को छोटा कह रहे हैं। कोई छोटा नहीं होता परवेज़ रशीद साहब, आपने इतनी बड़ी उम्र में बाल सफ़ेद करके ये भी नहीं सीखा कि कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। आप लोगों को छोटा छोटा कहने का ताना दे रहे हैं, क्या ज़र्फ़ है आपका? ये बहुत बड़ी, मेरे ख्याल से मैं आपके लिए क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ? फिर आप हॉर्स ट्रेडिंग की बातें, हॉर्स ट्रेडिंग मुझे बताएंगे ट्रेंड किसने सेट किया? हॉर्स ट्रेडिंग का ट्रेंड किसने सेट किया? मैं मखसूस ये नहीं कहूँगी कि मतलब पूरा सेनेट ही हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से वहाँ जाता है, इस तरीके को यूज़ करते हुए जाता है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ये बातें हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, इस मेथड को यूज़ किया जाता है। हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए सेनेटर्स मुंतखब होते हैं, कुछ सेनेटर्स, कुछ की मैं बात कर रही हूँ। अब आप कह रहे हैं जी हॉर्स ट्रेडिंग एक किस्म की जा रही है, उन लोगों की हिमायत हासिल की जा रही है। मुझे बता दें ट्रेंड सेट क्या आप लोगों ने नहीं किया? आप लोग बार बार कहते हैं कि वो नई हुकूमत है, नई हुकूमत है। एक तरफ आप लोग कहीं आने नहीं ना देते, चैन से आप आने नहीं देते, किसी एक साइड पर आ जाए। आप कहते हैं कि वो हुकूमत आपको फॉलो करे, यही कहते हैं आप लोग कि यानी हम बहुत पीछे नहीं जाते। 1990 में आए थे नवाज शरीफ साहब पहली बार वज़ीर आज़म बन के, फिर 1997 में आए थे वज़ीर आज़म बन के, और जो आजकल आप लोगों के हामी बने हुए हैं, जिनको आपके ही नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई आपकी पार्टी के जो सदर हैं वो घसीटने की बातें करते थे कौन कौन से शहरों की सड़कों पर। शहबाज शरीफ साहब की बात करें नाज़रीन, जो जरदारी साहब को घसीटने की बातें करते थे कि इन सड़कों पर घसीटूंगा,
और बड़े जज्बात के साथ जोश खताबत में आके माइक भी तोड़ देते थे शहबाज शरीफ साहब बात करते और कहते थे मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं होगा, शहबाज शरीफ साहब का नया नाम पहले तजवीज़ कर दें, फिर बाकी बातें कीजिएगा। परवेज साहब जो कहते थे मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं होगा, शहबाज शरीफ साहब आपका नाम तो तब्दील करना बनता है, आपने खुद कहा था कि मेरा नाम तब्दील कर दीजिएगा, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब आपकी मोहब्बतें जागी हुई हैं, अगला क्लिप में दिखाऊंगी आपको। इस बात को खत्म करने के बाद इसमें आपकी मोहब्बतें नजर आ रही हूं लोगों के लिए। मुझे ये बता दीजिएगा परवेज साहब, जब वो आए थे, पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, 1988 में आती हैं पहले बेनज़ीर साहिबा, फिर 93 में आती हैं, फिर उनको रिप्लेस करते हैं नवाज शरीफ साहब 97 में आके, उसके बाद 2008 में दोबारा आती है पीपल्स पार्टी, उसके बाद 2013 में दोबारा आती है। आप लोग कहते हैं कि ये जो हुकूमत आई है पीटीआई की हुकूमत, ये आप लोगों को फॉलो करे, आप लोग ट्रेंड सेटर हैं, तो ठीक है ना, चले मान लेते हैं गलत कर रहे होंगे, किससे सीखा? जब गलत बातों में आपको फॉलो करते हैं तब आप लोगों को बड़ा दुख होता है, जब अच्छी बातों में फॉलो करते हैं आप कहते हैं उस सब बातों में फॉलो करके दिखा दें। आप लोग भी चैन नहीं लेने दे रहे, और मुल्क के साथ आप लोग यकीन जाने में अल्लाह कहती हूँ नहीं है मुखलिस, डरती नहीं हूँ मैं आपसे। आप लोग मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं, कौम के साथ मुखलिस नहीं हैं, सिर्फ इक़्तिदार के साथ, अपनी कुर्सी के साथ मुखलिस हैं। बहुत से मौके आए थे, आते सड़कों पर आप लोग क्यों नहीं आए? आज अवाम पूछती है, घर बैठी अवाम पूछती है कि क्यों आप लोग तब सड़कों पर नहीं आए थे? सानिया मॉडल टाउन हुआ था, आते ना सड़कों पे, अपने ही राना सनाउल्लाह के खिलाफ आते सड़कों पे, वज़ीर कानून तो आते ना, दें जवाब। बहुत से वाक़यात हुए थे, आपको सड़कों पर आना चाहिए था, आप सड़कों पर नहीं आए थे। तो फिर अब आप लोग अब सड़कों पर क्यों आना चाहते हैं? अब अवाम का जो महंगाई कार्ड है, इमोशनल कार्ड है, अवाम के कंधे पर आकर जो बंदूक चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अब आपको समझ जाना चाहिए कि अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं, अगर बेवकूफ़ होती ना 2018 में भी आपको वोट दे देती। अवाम ने आप लोगों को रिजेक्ट करके इलेक्शन में साबित किया है कि अवाम बेवकूफ़ नहीं है। अगला क्लिप है हमारे पास शहबाज शरीफ साहब का, वो क्लिप ज़रा चलाइएगा। करो तुम्हें गलत बयानियों की बातें कर रहे हैं और इमरान खान साहब को पता नहीं क्या क्या चीज़ें याद करवा रहे हैं, कॉल और फेल में बड़ा फ़र्क है, बड़ा तजाद, ऐसी बातें कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब बड़े भाई को कभी बातें समझाई थी जिनका नाम मियाँ नवाज शरीफ साहब है, जो मेरे ख्याल से आपने नहीं समझाई थी। अगर आपने समझाई होती ना, आज वो जेल में ना बैठे होते। अगर आपने उनको बताया होता कि आपके और कॉल में और फेल में कितना फ़र्क है बड़े भाई साहब, बल्कि मेरे पास तो यहाँ तक खबरें आती हैं, अब क्या मैं टीवी पे बैठ के बात करूँ कि आपकी तो भाई से भी अक्सर लड़ाई हो जाती है, आप और भाई, आप लोगों के आपस के ताल्लुकात अक्सर ख़राब हो जाते हैं। खैर ये आपका पर्सनल मैटर्स की मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी। मुझे ये बता दीजिएगा कि जब आपने अपने भाई को कभी नहीं समझाया, कभी अपने आप को नहीं समझाया, अपने चाहने वालों को कभी नहीं समझाया, आपके भाई के समधी साहब जो कि इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं, जिनका नाम इसाक डार साहब हैं, जो कि पता नहीं कौन सी हॉर्स ट्रेडिंग से बने थे सैनिटर, ये ज़रा बता दीजिएगा। चले अगर हॉर्स ट्रेडिंग से नहीं बने थे, मैरिट पर बने होंगे, वहाँ बैठ के मशवरे देते हैं, इश्तिहारी करार उनको दिया गया। अच्छा मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, कभी घुटने में दर्द, कभी यूरिक एसिड बढ़ गया, कभी कमर में दर्द, कभी हड्डी में दर्द, कभी नाखून में दर्द, नाखून चल गया, जुकाम हो गया, नज़ला हो गया, खांसी आ गई, छोटी छोटी बातों के लिए ना बरतानिया पहुंच जाते हैं, बरतानिया जाते हैं। आपके कॉल और फेल में कितना तजाद है शहबाज शरीफ साहब, बस जरा ये बता दीजिएगा। और अगर आज आपने प्रोग्राम देख लिया तो दोबारा अब आप ये बात नहीं करेंगे। दिल पे हाथ रख के अक्सर मैं जुमला बोलती हूँ, तो आपने भी कह दिया दिल पे हाथ रख के। मुझे बताइएगा कि आप जब ये बातें करते हैं आपको अपना टाइम याद नहीं आता, आप कहते हैं कि आपने पेरिस बना दिया, कहते हैं ना नाजरीन, ये मैं नहीं कह रही, ये शहबाज शरीफ साहब आपको टीवी पे नजर आ रहे हैं साइड विंडो में मेरे साथ, ये कहते थे मैंने लाहौर को पेरिस बना दिया। कैसे बना दिया पेरिस? क्या पेरिस में अच्छा हॉस्पिटल नहीं होता? आप क्यों गए थे बरतानिया? क्या पेरिस में अच्छा डॉक्टर नहीं होता? क्यों गए थे आप वहाँ इलाज करवाने के लिए? क्या पेरिस में कोई अच्छी लेबॉर्ट्री नहीं होती? आप लोगों के टेस्ट बाहर जाके क्यों होते हैं? क्या पेरिस में हम देख रहे हैं तालीम का मेयार कोई है ही नहीं, कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं? क्या स्टैंडर्ड है बताएं? कि अब इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कौन सी पेरिस की यूनिवर्सिटी है जिसको कहा जाता है कि ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में फॉल करती है, टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ में फॉल करती है, टॉप 20 में फॉल करती है? कैसे सर्वे जिसमें पाकिस्तान के उस पेरिस का जिसका आप जिक्र करते हैं, इसको आपने पेरिस बना दिया। क्या करके पेरिस बना दिया? नाज़रीन, ट्रेनें चला के पेरिस बना दिया, बसें चला के पेरिस बना दिया, ओवरहेड ब्रिजेस बना के पेरिस बना दिया, अंडर पासेस बना के, सड़कें बना के। सड़कों से कौमें आगे जाती हैं शहबाज शरीफ साहब, ज़रा ये बता दीजिए, तालीमों से कौमें आगे जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, जान है तो जहान है, सेहत है सब कुछ है, सेहत है तो फिर तालीम है, सेहत है तो कोई मेट्रो बस में सफ़र करेगा, सेहत होगी तो किसी ट्रेन में बैठ के कोई सफ़र करेगा, सेहत होगी तो उन सड़कों पे हम फेरेंगे ना, देखेंगे कि शहबाज शरीफ साहब ने वाह क्या पेरिस बना दिया, क्या सड़कें हैं पेरिस की, जिसका नाम पंजाब है, लाहौर है। अच्छा पंजाब पे भी पूरा काम नहीं किया, माजरत के साथ लाहौर में काम किया, पंजाब के बाकी शहरों में जाके देख लें वहाँ कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि ये जो खादमे आला थे ना, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में पंजाब के खादमे आला थे, और पंजाब इन्होंने नाम रखा हुआ था लाहौर का, जहाँ पर रायविंड है, जहाँ पे इनके पुरानी रिहाइश गाहें भी हैं, जहाँ पे मॉडल टाउन है, जहाँ पे मॉडल टाउन का सानिया भी हुआ था, जहाँ पे लोग खुद खुदा बन जाते हैं,
लोगों पर निहत्थे लोगों पे 14 लोगों पे गोलियां बरसा देते हैं, उनको कफन में लिपेटकर दफनाना पड़ता है, लहू लुहान कर देते हैं उस पेरिस को। वो है पेरिस। शर्म तुमको मगर नहीं आती। सिर्फ ये कहूँगी नाज़रीन, इसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से आने के बाद आपको बताती हूँ कि ब्रेक अगर टाइम है थोड़ा सा मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगी। ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे वीना मलिक के ट्विटर के हवाले से। बहुत से लोग ऐसी बातें करें कि जी एक आर्टिस्ट हैं, उनका ट्विटर हैंडल कोई और तो हैंडल नहीं कर रहा, कौन है जो वीना को ट्विटर के हवाले से बता रहा है? तो वीना खुद हैं जो अपना ट्विटर हैंडल जो उसको हैंडल कर रही हैं, ट्विटर अकाउंट को। इसके साथ साथ सानिया मिर्ज़ा और वीना की जो एक लफ्ज़ी जंग हुई थी, तकरार हुई थी ट्विटर पर, उसके हवाले से बहुत से लोग बहुत कुछ जानना चाह रहे थे। तो वीना मेरे साथ खुद स्टूडियोज़ में मौजूद होंगी ब्रेक के बाद, और ठीक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं वीना मलिक के साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। ये मोन्टाज देख के आप समझ गए होंगे कि मेरे साथ मेहमान कौन मौजूद है, किसकी बात हम करने जा रहे हैं। वीना मलिक किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमारे बोल्ड टीवी से भी मुंसलिक हैं एज अ होस्ट, एज एन एक्ट्रेस। किस फील्ड में वो पीछे हैं, मेरे ख्याल से कोई फील्ड मुझे सुनाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती। अच्छा, आजकल बहुत से लोग कुछ लोगों को अगर मैं कह दूँ बात हजम नहीं हो रही कि वीना ट्विटर पे भी आ गई, पॉलिटिकल बातें भी करती हैं, यानी लोगों को शायद ये फील होता है कि किसी आर्टिस्ट का क्या आईक्यू लेवल नहीं हो सकता, क्या वो पॉलिटिकल ट्वीट्स नहीं कर सकता, और बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। ये जो तमाम सवालात हैं इसका बॉल फेंकूंगी वीना के कोर्ट में जो मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। अच्छा जी वीना, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। सबसे पहले वीना मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो ट्विटर पर आप आई हैं, ये कहानी क्या है, कब महसूस हुआ वीना को, क्यों महसूस हुआ कि ट्विटर पर आना चाहिए, पॉलिटिकल बातें भी करनी चाहिए? बहुत से लोगों को माज़े के साथ कहूँगी आपके सामने, बहुत से लोग समझते हैं कि वीना का अकाउंट कोई और हैंडल कर रहे हैं। जरा बता दें आज के वीना ही हैंडल कर रही है ना। Thank you so much, Fiza. First of all, I would like to tell you that you are doing an awesome job. मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब के बाद अगर कोई इस शो को चला सकता था और कोई इतना ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता था, तो आई थिंक यू हैव डन द ग्रेटेस्ट जॉब प्रॉब्ली। बहुत सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छा कर रही हैं एंड कंटिन्यू हैं। घबराना नहीं है आपकी दुआओं से इंशाल्लाह। एंड सेकंडली, अच्छा वो लोग जो घबरा रहे हैं कि वीना ट्विटर पे कैसे, कि उनको जवाब दें, बताएं भाई वीना ये कोई और तो नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। सबसे पहले तो मैं अपनी चीज़ों के बारे में बड़ी पॉजेसिव हूँ, स्पेशली ट्विटर जब मैंने शुरू किया था व्हेन आई वाज वर्किंग इन बॉलीवुड, तब भी जब मैं ट्वीट्स करती थी तो काफ़ी तूफान आ जाता होता था। हालांकि आई जस्ट स्पीक माई माइंड, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं लगी लिपटी बात नहीं कर सकती। इफ़ आई फील समथिंग आई टॉक अबाउट इट, बी इट पॉलिटिक्स, बी इट मीडिया, बी इट नॉर्मल सोशल लाइफ स्टाइल, एनीथिंग। उसके बाद फिर ये हुआ कि 4-5 ईयर्स जब तक आई वाज जस्ट मैरिड एंड ऑल दैट, तब तक मेरा ट्विटर अकाउंट मेरे पास ही नहीं था, सो समबडी एल्स वाज हैंडलिंग इट। अच्छा, सो अभी रिसेंटली आई जस्ट गॉट बैक। कहानी भी ना अभी तो आपके पास है। अभी माय ट्विटर इज 100% विद मी एंड आई एम ट्वीटिंग। ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि यानी मरियम नवाज, जितने लोग भी सुन रहे हैं, जिनको आईना दिखाती रहती है ट्विटर पे, बताती रहती है कि कैसे चलेगा और कैसे नहीं चलेगा, वो सुनने के बिना खुद कर रही है हैंडल। अच्छा फिजा, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल एवरीबडी कि मेरी किसी के साथ कोई ज़ाती ना दोस्ती, ना दुश्मनी, ना पसंद नापसंद कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट एज अ नॉर्मल पाकिस्तानी, जिस तरह से सारे पाकिस्तानी फील करते हैं, देखिए हर पाकिस्तानी को सियासत के बारे में भी पता होता है, उनको सोशल सेटअप्स के बारे में भी पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो लाइक एनी अदर पाकिस्तानी, मैं चीज़ों के ऊपर बात करती हूँ, जो चीज़ मुझे सही नहीं लगती है मैं उसके ऊपर बात करती हूँ। सो मैं समझती हूँ कि हर पाकिस्तानी को पॉलिटिकली उसको बहुत ज़्यादा उसके अपना व्यूज़ भी होने चाहिए और उसको एक्सप्रेसिव भी होने चाहिए। यू नो दैट इज़ द माफिया। एक्चुअली लोग चाहते हैं, एक्चुअली माफिया चाहता है कि आप कभी ज़बान ना खोलें। आपने देखा फिल्मों में कैसे होता था, हम बच्चे होते थे फिल्में देखते थे कि चुप करा दिया जाता है, लोगों को बात नहीं करने दी जाती। एक्चुअली लोग हमें भी यही भाषण ट्विटर पे देते रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी लोग हमें कहते हैं कि आप एक्ट्रेस हैं, आपका क्या काम है सोशल सेटअप पे। कैसा लगता है जब लोग ऐसी बातें करते हैं? वेल ऐसा लगता है कि ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप खामोश हो जाएं। और जब खास तौर पे पॉजिटिविटी आती है उनकी नेगेटिव बातें सुन के, ये चीज ऑफ कोर्स। देखिए आप एक मजबूत खातून है माशाल्लाह, यू आर डूइंग सो वेल। आपको लगता है कि आपको भी लोग कहते होंगे कि आपने आगे जिंदगी गुजारनी है, आपकी फैमिली लाइफ है, बहुत कुछ कहते हैं। आप क्यों ऐसा कंट्रोवर्शियल शो करती है जिसमें लोग आपसे नाराज होते हैं? बिल्कुल। सो एग्जैक्टली ऐसा है। लोग मुझे भी समझाते हैं कि आप क्यों, आपके करियर के लिए खतरा होगा, आप क्यों ऐसी बात करती हैं, आप क्यों पॉलिटिक्स के ऊपर बात करती हैं। एंड आई एम लाइक
रियली आप लोग मुझे कह रहे हैं कि मुझे खतरा होगा? मतलब ये इन बातों से तो मैं कभी डरी नहीं। लोग खुद खतरा फील करते हैं यार, ये खातून इतना बोरी, वो खुद इनसिक्योर हो रहे होते हैं। आप समझ रही हैं ना कि खतरा दूसरे एंड पे चल रहा होता है, इसलिए लोग आपको कहते हैं। हालांकि मैं समझती हूँ कि लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को और ज़्यादा बात करनी चाहिए, और जब भी कोई आपको साइलेंस करने की कोशिश करे आपको ज़रूर इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए, खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। अच्छा, हम आते हैं एक इशू के जाने वाले दूसरी बात की, तो दूसरा इशू मेरे ज़हन में तब से घूम रहा था, मैंने कहा स्टार्ट करते हैं। सानिया मिर्जा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं भाभी है हमारी भाई, बिल्कुल भाभी। अच्छा, इतने आपको बड़े भाषण के अपने बात की, बड़े लेक्चर दे रही थी। हालांकि जो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक बच्चा है उसकी एक साइकी इफेक्ट होती है, बच्चा आप खुद एक वालिदा हैं, एक मदर हैं, बच्चों की केयर करती होंगी, एक बच्चे को शीशा बार में नहीं ले जाना चाहिए। इतना गुस्सा क्यों किया, इतना माइंड क्यों किया, और आपको यहाँ तक बातें कह दी जो कि बड़ी पर्सनल अटैक्स थी मेरी नज़र में? बिल्कुल कोई पर्सनल, मतलब मेरी करियर चॉइस के ऊपर अगर कोई बात करेगा तो मैं भी आपके करियर के ऊपर बात कर सकती हूँ, क्योंकि आई थिंक हमारी भाभी साहिबा आई जस्ट डोंट वांट टू, जिस तरह से उन्होंने मेरे करियर के ऊपर बात की कि आपका जो एक मैगजीन कवर है दैट वाज नॉट सो डिसेंट, सो आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड हर दैट यू नो आपको भी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ का सामना करना पड़ा, यू वर नॉट वेयरिंग सो डिसेंट क्लोथ्स और लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते रहते। सो द थिंग इज़ कि मेरे करियर चॉइस के ऊपर कोई ऐसी औरत बात करेगी, ये मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, सोचा भी नहीं था। एक औरत पे कैसे बात कर सकते हो? सो एक्चुअली आई वाज लाइक लिटरली शॉक्ड, बिकॉज मैं ये सोच रही थी कि जब आप सोशल मीडिया पे बात करते हैं फिजा, तो इसका मतलब ये होता है कि दैट इज़ नॉट प्राइवेट। देखिए, आप सोशल मीडिया पे कह रहे हैं मैं अपने बच्चे को शीशा बार लेके गई, मतलब आप ये इनकरेज कर रहे हैं सबको, सारी मदर्स को, कि आपको अपने 9 महीने के बच्चे को शीशा बार लेके जाना चाहिए। वैसे तो वो सानिया का बच्चा है, चाहे आप चाहें उसको शीशा बार लेके जाएं, चाहे बार लेके जाएं, यू आर द मदर, यू नो। इट्स जस्ट दैट द फर्स्ट थिंग केम इनटू माय माइंड एंड आई जस्ट वेरी वेरी पोलाइटली आस्क्ड कि क्या ये डेंजरस नहीं है? इसका जवाब कुछ भी हो सकता है। और आपने तो एक अच्छी वे में बात की ना, एग्जैक्टली, लिटरली ये नहीं देखा कि आप वीना मलिक हैं, वो सानिया मिर्जा, आपने एक मदर बन के बात की, तमाम मदर्स के लिए एक पैगाम दिया। 100% मेरे जहन में आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर हर बीइंग अ वुमन एंड ऑब्वियसली बीइंग आवर भाभी। मेरे जहन में ज़रा बराबर भी इस बात का नहीं था कि शी वुड जस्ट फील सो बैड अबाउट इट, जस्ट बीइंग अ मदर। मैंने एक क्वेश्चन किया और बहुत पोलाइटली। अच्छा, क्या फील होता है कि बिना क्यों उन्होंने इतना बुरा फील किया? आपको मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मेरे ट्वीट्स को दोबारा पढ़ें तो उनको लगेगा कि आई वाजंट यू नो, मैं उनको कोई प्रोवोक नहीं कर रही थी, मैं उनको कोई सख्त मैंने बात नहीं की। आई थिंक शी वाज प्रॉब्ली मे बी बिकॉज ऑफ हर पर्सनल लाइफ स्टाइल और समथिंग, मे बी शी वाज ऑलरेडी अपसेट, और वो पहले से ही अपसेट थी और उनको मेरी छोटी सी बात बड़ी लगी। यानी किसी का गुस्सा किसी पे निकाल देना, वो मुझे तो यही लग रहा है। अच्छा बीना, चलो एक लाइटर नोट पे मेरे ज़हन में बात आई है, अब ये हाल ही में हमारी टीम ने हमारे साथ क्या किया है ना, हमारा इतना मोरल डाउन हुआ, हम तमाम लोग बड़े परेशान थे। ये बताएं कि सानिया जो है, जो भाभी है हमारी, वो हमारे भाई को, शुएब को भी घर में इस तरह डांटती होंगी जिस तरह आपके साथ जंग शुरू कर दी? अगर डांटा होता तो फिर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि शी इज अ वेरी, यानी यही रवैया उनका शुएब के साथ क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि अदरवाइज देखिए एक हमारी टीम एथलीट्स जो हैं हमारे नेशनल, देखिए वो कोई प्राइवेट टूर पे तो है नहीं, आप लोग शीशा बार जाएंगे, आप लोग जंग खाएंगे, हम बात करेंगे, ठीक है, और आप कहेंगे कि आप हमारे ऊपर ये बात ना करें, आप अपने किसी प्राइवेट टूर के ऊपर नहीं है। हम आर्टिस्ट जब बाहर जाके काम करते हैं, हमारे काम के ऊपर लोग बातें करते हैं, जाती जिंदगी को तो छोड़ दें, उस पर तो मतलब हमें बाकायदा हमारी मतलब हमें धो दिया जाता है, हमारी क्लास ली जाती है। तो मैं समझती हूँ कि अगर सानिया भाभी हमारी, मुझे लगता है कि अगर हमारी भाभी हमारे भाई को मैच से पहले जंग खिलाने शीशा बार में लेके जा सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे भाई का इतना जोर नहीं चलता होगा कि वो भाभी को मतलब कोई उनके मैच से पहले वो उनको शीशा बार लेके जाए। मुझे नहीं लगता उनमें इतने गट्स हैं वो लेके जा सकते होंगे। आई डोंट थिंक सो, शी वुड नेवर गो। जब उनका मैच होता होगा, अगर भाभी को गुस्सा करके दूसरी ट्वीट कर दी कि आप ऐसे नहीं चलेंगे, मैं बैठ के क्या बातें कर रही थी। नहीं, वो बाकायदा अपना रेस्ट करती होंगी, सोती होंगी, बाकायदा अपनी प्रॉपर डाइट लेती होंगी जब उनके मैचेस होते होंगे, और मेरा ख्याल है कि हमारे जो भाई हैं वो इन तमाम बातों का ख्याल रखते होंगे। अच्छा, मरियम नवाज़ के हवाले से मैं जानना चाहूँगी, उनके हवाले से बड़ी ट्वीट्स करती रहती हैं आप, फिर मैं भी प्रोग्राम में काफ़ी बोलती रहती हूँ। मरियम के हवाले से क्या कहना चाहेंगी, कुछ मतलब शेयर करना चाहें? क्या सियासी करियर देखती हैं? उनके वाले तो 3 बार वज़ीर आज़म बने, फिर करतूतों की सज़ा भुगत रहे हैं जेल में। मरियम का फ्यूचर क्या नजर आता है? फिजा, व्हाट आई फील इज कि बिलावल आई थिंक कंपैरेटिवली इज मोर विजनरी, जो मुझे फील होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारे जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं लोग, जो आगे मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, उनको इस बात का पता होना चाहिए कि लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कौन करप्ट है, किसने करप्शन किया। आपके सामने सबूत हम खोल खोल के ला रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आप कहेंगे आप झूठ को सपोर्ट करेंगे, आप करप्शन को सपोर्ट करेंगे, आप बददियानत होंगे, तो मुझे लगता है कि आपको कभी भी पाकिस्तानी अवाम इज़्ज़त नहीं देगी। अभी भी कुछ भी नहीं गया है आपके हाथ से। अभी भी अगर आप लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लें और आप पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वापस कर दें, आप अपनी किबला दुरुस्त कर लें, तो मुझे लगता है कि लोग आपकी इज़्ज़त
करना शुरू कर देंगे। और मेरा उनसे ज़ाती तौर पे कोई भी अनाद नहीं है, आई हैव नथिंग पर्सनल। मैंने मेरी तो कभी उनसे कोई मुलाकात ही नहीं। पाकिस्तानी बन के बात जस्ट एज अ पाकिस्तानी, लाइक एनी अदर पाकिस्तानी, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि हमारा लूटा हुआ पैसा आप वापस दे दें, क्योंकि ये बात हर पाकिस्तानी को पता है। और आपने जितनी करप्शन की है आप उसको डिसेंटली मान लें, और आगे आप ये तौबा करें और फैसला करें कि हम आगे करप्शन नहीं करेंगे, हम आवाम की खिदमत करेंगे। मेरा ख्याल है आवाम आज उनके साथ खड़ी हो जाएगी। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं जी वीना मलिक को पीटीआई से ऑफर्स आ रही हैं, वीना सियासत में जाने का कोई इरादा है? बस देखिए, सबसे पहले तो फिजा, दिस हर्ट्स मी सो मच बिकॉज नॉट एवरीबडी इज फॉर सेल। ये मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र है। लोग कभी मुझे कहते हैं कि मुझे आर्मी ने रिक्रूट कर लिया है, कभी मुझे कहते हैं कि मुझे पीटीआई लिफाफे देती है। आई एम नॉट लिफाफा, हेलो लिफाफाज, आई एम नॉट लिफाफा, आई एम नॉट फॉर सेल। सो द थिंग इज कि ये मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र है, हज़ारों लाखों पाकिस्तानियों की तरह। आई एम नॉट द ओनली वन हु इज टॉकिंग अबाउट इट, एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट। सो पीटीआई, यस, जब इमरान खान बात करते हैं तो लगता है कि वो दिल से बात कर रहे हैं, लगता है वो कोशिश कर रहे हैं, और वो ऑनेस्ट हैं, वो एटलीस्ट वो करप्ट नहीं है। सो एवरीबडी इज विद हिम। यानी उनकी ऑनेस्टी की गारंटी तो उनके दुश्मन भी ले लेंगे, है ना? उनकी टीम के बारे में कैसे देखते हैं? टीम साथ काम करी, क्योंकि अकेला तो कोई कुछ नहीं होता ना। एग्जैक्टली, देखिए अकेला कोई कुछ नहीं होता, और ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी पूरी की पूरी टीम जो है वो बहुत ही अमेजिंग हो। देखो, आपको अपने घर के अंदर भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, आपको टीम के अंदर भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सो व्हाट आई फील इज दैट, लेकिन ओवरऑल जब बॉस सही हो ना, जब बॉस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सही हो, फिर नीचे जो लोग हैं वो करप्शन करते हुए भी डरते हैं। तो एटलीस्ट वहाँ डर है कि हम, और आपने देखा है सिटिंग उनके जो मिनिस्टर्स हैं, अगर थोड़ा सा भी उनके ऊपर करप्शन का या ऐसा कुछ होता है तो अरेस्ट हो रही हैं, उनको सजा मिल रही है। मतलब नैब भी सबके साथ बराबर चल रहा है, फिर भी कहते हैं कि नैब बाइस्ड है। देखें इनकी बातें। अच्छा वीना, ये बताइएगा जो कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा आपको, बीइंग एन एंकर हमें भी करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है, लेकिन आपको ज़्यादा करना पड़ा। लेकिन मैं इस मामले में आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ कि आप एक खातून हैं, इस मुल्क में रहती, कंट्रोवर्सीज के बाद भी दोबारा अपने आप को खड़ा करना, हिम्मत कहाँ से आई, ये चीज़ें भी मैं जानना चाहूँगी। और कुछ मिनट्स रह गए मेरे पास, ये बताइएगा जो सिर्फ सानिया मिर्ज़ा नहीं है जिन्होंने वो आपको वो कवर पेज वाली बात की, जो कि बहुत गलत बात थी, पर्सनल अटैक था। मैं जानना चाहूँगी कि इस तरह के बेशुमार लोग हैं, तो ये वीना मलिक घर बैठी ऐसी तमाम सानियास को क्या जवाब देना चाहती, उन वीनास के बिहाफ पे जो इतनी वीनास हैं, जो ऐसी बातें सुनती रहती हैं, डिप्रेशन का शिकार होती। फिजा, आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग टू एवरीबडी, वो ये कि अगर मेरे करियर की वजह से लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, वैसे आप ये देखें कि जितनी भी चीज़ों के ऊपर मुझे क्रिटिसाइज़ किया गया, या तो वो मेरी फिल्म्स के क्लिप्स हैं, या मेरी रियलिटी शोज़ के क्लिप्स हैं, या मेरे कोई मैगजीन कवर्स हैं, पर्सनल कुछ नहीं, मेरी ज़ाती ज़िंदगी में, मतलब मेरा नहीं ख्याल दुनिया में किसी भी जगह पे मैं काम करने गई हूँ और मेरे आसपास बग्स नहीं हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमेशा मेरी इज़्ज़त रखी और अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे मॉरली बहुत मजबूत बनाया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी सभी लोगों को कि हर इंसान की ज़िंदगी का एक पैटर्न होता है। आप यकीन करें, मैंने शोबिज़ के करियर को तो कभी सीरियस लिया ही नहीं है, मैंने तो 2-3 दफ़ा इसको सीरियसली छोड़ने की कोशिश की थी, बट again I have a huge responsibility. I'm a single mother, I have 2 kids, and one more thing, this is the kind of profession जो मैं हमेशा से कर रही हूँ, और इंशाल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मैं जो भी काम कर रही हूँ अल्लाह ताला उसमें मुझे सही चॉइसेस करने का जो है वो हिम्मत दे और हौसला दे। I'm a single mother, I'm a proud woman, I'm working for my kids, I'm working for my family, I'm working for myself. So I think strength आपको विद इन आ ही जाती है जब आपको लगता है कि आपका सहारा अल्लाह ताला की ज़ात है और आप खुद हैं, तो आपको हिम्मत मिल ही जाती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी सभी को कि लोग मुझे कहते हैं कि आप तो मॉरली कहती हैं कि मैं बड़ी अच्छी हूँ, तो आप टीवी में काम करना छोड़ क्यों नहीं देती? मतलब देखें, आप अगर किसी जगह को अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा काम कर किसी सिस्टम को बदलना चाहते हैं, तो आप पहले उस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। देखें, अगर आप पॉलिटिक्स में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? सियासतदान बनना पड़ेगा। सो मैं समझती हूँ कि जो लोग शोबिज़ में भी अच्छी बात करते हैं और लोग उनको कहते हैं आप तो शोबिज़ का हिस्सा हैं, आप शोबिज़ छोड़ दें, आप शोबिज़ में रह के इस तरह का काम करें कि लोग आपको लुकअप करें। हर कोई गलतियां करता है ज़िंदगी में, लेकिन पब्लिक फिगर है, आप लोगों के लिए मिसाल बन सकते हैं। एग्जैक्टली, अच्छी बात ये होती है कि यू मूव ऑन, यू लर्न। मैं भी शोबिज़ का हिस्सा हूँ और मैं ये कोशिश करती हूँ कि आने वाले दिनों में अच्छी चॉइसेस करूँ जिसको आप भी पसंद करें। ठीक है, लास्ट में आपसे जानना चाहूँगी, बस उसके बाद मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। ये जो आपने पिक्चर्स का मामला था, मॉर्फ पिक्चर्स, आप कितनी बार किया? चूँकि मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बार बार एक बंदा क्लियर करे कि मॉर्फ पिक्चर्स थी, फेक थी, ठीक नहीं थी, रियलिटी नहीं थी, कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई थी, इमेज खराब करने के लिए सोची समझी साजिश थी। तो जो लोग उन बातों को नहीं छोड़ते, अभी भी उन बातों को किस तरह ले आते हैं, ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए? लोगों को वीना मलिक की वो पिक्चर्स याद है, इसके बारे में वीना ने खुद बार बार कहा ये मॉर्फ हैं, ये रियल नहीं है, फेक हैं, तो वो लोग वो बातें क्यों नहीं याद रखते? मुझे तो याद है मौलाना तारिक जमील आपके बारे में अच्छी बात कर चुके हैं, वीना की बहुत अच्छी बातें होंगी, हम अच्छी बातें क्यों नहीं याद रखते? बीइंग अ सोसाइटी हम कहाँ जा रहे हैं? बट आई थिंक फिजा,
मुझे ऐसा लगता है कि नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू एक्सप्लेन, आई एक्सप्लेन थाउजेंड्स टाइम, 100 टाइम्स, और प्रॉब्ली मुझे लगता है कि मतलब मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी, मरने के करीब होंगी, तो भी लोग वो तस्वीरें मेरे सामने लेके आएंगे। अब तो मुझे लगता है कि अब तो इट्स लुक सो फनी टू मी। मतलब अब तो मुझे, आप ये देखें ना कि लोग इतना रिपीट करते हैं चीज़ों को कि आपको एक वक्त में असर ही खत्म हो जाता है। सो द थिंग इज दैट, और ये बेहतरीन स्टेज होती है कि बस फिर हमें असर ही खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं अपना करियर, जो मेरी चॉइसेस थी, जो मैं कर रही थी, मुझे लगा, मेरी ज़ात को लगा, मुझे लगा मेरे लोगों को पसंद नहीं आ रहा, मैंने उसको बदल दिया, उसको चेंज किया। लेकिन ये नहीं है कि अब इस बात से कि वो मुझे प्रोवोक कर रहे हैं और मे बी आई गो बैक टू इट, आई विल नेवर गो बैक टू इट। आई डिड समथिंग, आई चेंज माई लाइफ स्टाइल, आई चेंज करियर चॉइसेस। सो येस, लोग हमेशा बात करते रहेंगे और मुझे लगता है कि आखिर तक मैं अभी से एडवांस सारे जवाब दे देती हूँ। टिल द एंड ऑफ माई लाइफ, नो, दीज वर मोर पिक्चर्स। ओके, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिव बातें कर रही हैं, सीखें जी, वीना की अच्छी बातों से सीखें। और आखिरी बात हम हमेशा करते होते हैं प्रोग्राम में, तो आज चूंकि वीना मेरे साथ मौजूद है, आखिरी बात वीना के बारे से, क्योंकि पहले तो वीना बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, आने के लिए। फिजा, माय प्लेजर, आई सो वांटेड टू सी यू इन पर्सन, दैट हाउ स्ट्रांग शी इज, बट यू आर सो यंग, अब तो छोटी सी है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, वीना का बहुत शुक्रिया। और आखिरी बात आज मैं यही करूंगी कि बहुत से लोग जो तनकीद करते कि वीना का ट्विटर हैंडल किसी के पास है, तो आज उन लोगों को यकीन आ गया होगा कि वीना खुद ट्वीट्स करती हैं और ये वीना का IQ लेवल है जो हमने आज आपको दिखा दिया। और अब जो इन पे तनकीद करेंगे उनको सिर्फ ये कहूँगी कि ऐसे नहीं चलेगा। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।